हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के मॉड्यूल बी का यूनिट 13 जो कि है सैम्पलिंग मेथड्स। तो चलिए इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। स्टैटिक्स इज अ टूल यूज्ड इन बिजनेस एंड फिनेंस। फ्रेंड्स, स्टैटिक्स एक ऐसा टूल है जो कि बिजनेस और फिनेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत बिजनेस और फिनेंस में क्यों पड़ती है? क्योंकि वी नीड स्टैटिस्टिकल मेथड टू रिड्यूस रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड इम्प्रूव आवर डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तो स्टैटिस्टिकल मेथड से क्या होता है, हमारा रिस्क रिड्यूस होता है, अनसर्टेनिटी हमारी दूर होती है और हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होती है। यूजुअली वी कैनॉट यूज द कंप्लीट डेटा बिकॉज ऑफ द शेयर साइज और नंबर्स इन्वॉल्व। तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरा जो कंप्लीट डेटा सेट है वो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनका साइज और नंबर जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। देयरफॉर वी टेक अ सैंपल एंड टेस्ट इट। इसलिए हम लोग एक सैंपल लेते हैं और उसके ऊपर इसको टेस्ट करते हैं। Thus, sampling becomes an integral tools of the quantitative methods we use. We take a sample, collect data from the sample and attempt to generalize the results for the whole data. इसलिए हम लोग सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग कोई डेटा कलेक्ट करने के लिए एक सैंपल लेते हैं और उस पर एक जनरलाइज रिजल्ट लेते हैं जो कि होल डेटा के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अभी स्टैटिस्टिशियंस आर यूज द वर्ड पॉपुलेशन टू रेफर नॉट ओनली टू पीपल बट टू ऑल आइटम्स। हमारे जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं फ्रेंड्स, वो वर्ड पॉपुलेशन का यूज़, पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ लोगों से नहीं है। हम लोग जो भी आइटम जो एक साथ पूरे आइटम की स्टडी करते हैं उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक उसी तरह सैंपल किसको कहते हैं? इसकी ये पॉपुलेशन से एक छोटा पोर्शन डिराइव करना या चूज करना, उसको हम लोग सैंपल कहते हैं। ठीक उसी तरह जब हम लोग सैंपल या पॉपुलेशन को मेजर करते हैं, जैसे उसका मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो उसमें अगर हम सैंपल के लिए ये टर्म डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं, और अगर पॉपुलेशन के लिए कर रहे हैं तो उसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई है कि स्टैटिक्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सैंपल, अ पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन। स्टैटिक्स का कैरेक्टरिस्टिक सैंपल होता है और पैरामीटर का कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन। अभी देखिए ये टेबल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉपुलेशन और सैंपल के लिए हम लोग जो जो डेफिनेशन लेते हैं और उसका कैरेक्टरिस्टिक सिंबल जो है वो क्या क्या है। अगर किसी पॉपुलेशन को साइज को हम लेंगे तो उसको हम एन से डिनोट करेंगे, वहीं सैंपल के साइज को हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू लिखेंगे और सैंपल के मीन को एक्स बार लिखेंगे। ये एक्स के ऊपर जो बार का साइन है इसको हम लोग एक्स बार पढ़ते हैं। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। और फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हमारी क्या क्या है। फ्रेंड्स, सैम्पलिंग जो है मेनली दो तरह का होता है, एक होता है नॉन रैंडम और दूसरा होता है रैंडम। तो जो नॉन रैंडम सैंपल होता है वो हम लोग पर्सनल नॉलेज या ओपिनियन, मतलब ये जजमेंटल सैम्पलिंग होता है। किसी भी चीज़ के ऊपर हम अपना जजमेंट करके अपने नॉलेज के बेसिस पे या ओपिनियन के बेसिस पे हम लोग इसको लेते हैं। ये दिस सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन समवन्स एक्सपीरियंस विद द पॉपुलेशन। ये किसी के एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड हो सकता है, किसी भी पॉपुलेशन के। तो इसको हम लोग यूज्ड एज ए पायलट और ट्रायल सैंपल, इसको हम लोग पायलट और ट्रायल सैंपल के बेसिस पे यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है फ्रेंड बायस्ड सैंपल। बायस्ड सैंपल क्या होता है? बायस्ड सैंपल ये होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का सैम्पलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जिस चीज़ से रिलेटेड हम लोग सैम्पलिंग ले रहे हैं और जिस पॉपुलेशन का सैम्पलिंग ले रहे हैं उसी से रिलेटेड उसके सैंपल होते हैं। जैसे अगर किसी पार्लियामेंट में वुमेन्स बिल के ऊपर डिबेट हो रही है तो उसमें हम लोग सिर्फ वुमेन्स के जो ओपिनियन है और व्यूज़ है वो लेंगे। तो इस तरीके के सैम्पलिंग को हम लोग बायस्ड सैंपल कहते हैं। बाय चूजिंग पीपल हु वुड हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑन दिस इशू, तो हम लोग इसमें उन्हीं लोगों को लेते हैं जिसमें इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उस इशू को लेकर के। तो इस तरह का जो सैम्पलिंग होता है फ्रेंड, दैट इज नॉट ट्रूली रिफ्लेक्ट पब्लिक ओपिनियन। तो इसमें क्या है, एक ट्रूली रिफ्लेक्शन नहीं आ पाता है पब्लिक ओपिनियन का।
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम देख लिया, रैंडम सैम्पलिंग देखेंगे। ये मेनली फ्रेंड 4 तरह के होते हैं, सिंपल, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग देखिए क्या है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है दैट अलाउ ईच पॉसिबल सैंपल टू हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पिक्ड एंड ईच आइटम इन द एंटायर पॉपुलेशन टू हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जो सैंपल होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो चुने जाने की हर मतलब ईच पॉसिबल सैंपल हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी, जितनी भी सैंपल होती है उनको इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है चुने जाने की। एंड ईच आइटम इन द इंटायर पॉपुलेशन टू हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। और इंटायर पॉपुलेशन का इक्वल चांस होता है उस सैंपल में चुने जाने का। ये 2 तरह का होता है मेनली, एक होता है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और एक होता है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वाइल पिकिंग ऑफ 2 पेपर स्लिप्स वी मे पिक अप 1, कीप इट अवे एंड देन पिक अनदर फ्रॉम द रिमेनिंग 3। जैसे हमारे पास 4 आइडेंटिकल स्लिप है, उसमें से हमने 2 को निकाला और एक को हमने रख के एंड देन पिक अनदर फ्रॉम द रिमेनिंग 3, और उसके बाद जो 3 बचे हुए हैं उसमें से हम लोग एक को फिर निकालते हैं। तो ये हो गया सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। नहीं, ये फ्रेंड्स मैंने देखिए गलत बताया। यहाँ पे 4 है, 4 में से हमें 2 निकालना है। तो 2 निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले 1 निकाला फिर 3 में से 1 निकाला, तो वो हमारा सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया। और वहीं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के लिए निकालना है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोज आफ्टर पिकिंग द फर्स्ट स्लिप वी नोट द नेम ऑन इट एंड पुट द स्लिप बैक इन द लॉट। हमने एक को निकाला और फिर उस पर नाम और टैग लगा के वापस उसको लॉट में रख दिया। देन वी ड्रॉ द सेकेंड स्लिप, उसके बाद फिर हमने सेकेंड स्लिप निकाला। तो देयर इज ए चांस दैट वी मे ड्रॉ द सेम स्टूडेंट अगेन। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये जो स्लिप, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं होगा फ्रेंड्स, ये स्लिप होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि हम अगर जिस स्लिप को एक बार निकाल चुके हैं उसको हम दोबारा भी निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। वहां पे क्या हो रहा था फ्रेंड, हमारे पिछले सैम्पलिंग में वहां पे हम लोग मतलब किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, हम रैंडमली तो सिलेक्ट करेंगे लेकिन एक सिस्टम के थ्रू करेंगे। जैसे उसमें कोई एक यूनिफॉर्म लेवल होगा जो कि हम टाइम, ऑर्डर या स्पेस में उसको मेजर कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग डिफर्स फ्रॉम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन दैट ईच एलिमेंट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड बट ईच सैंपल डज नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। वहाँ पे दोनों के इक्वल चांस हो रहे थे सिलेक्ट होने के। यहाँ पे क्या है कि एलिमेंट के इक्वल चांस है लेकिन सैंपल के इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने के। इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एरर इनटू द सैम्पलिंग प्रोसेस। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है फ्रेंड कि कुछ एरर यहाँ पे प्रोसेस में हमारे हो सकते हैं। दिस मेथड में रिक्वायर लेस टाइम एंड समटाइम्स रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट देन द सिंपल रैंडम सैंपल मेथड। लेकिन इसको हम लोग कभी कभी क्यों यूज़ करते हैं, इसमें टाइम कम लगता है और कभी कभी रिजल्ट जो है बहुत ही कम कॉस्ट पे, मतलब ये लो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और टाइम भी इसमें कम लगता है। सिंपल जो हमारा सिंपल रैंडम सैंपल मेथड जो है, सिंपल रैंडम सैंपल मेथड, उसके अकॉर्डिंगली ये काफ़ी चीपर होता है और इसमें लेस टाइम कंज्यूमिंग ये होता है। इस वजह से इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है और IABF हमेशा इसी से ही क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो इसमें देखिए दोनों में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम लोग होमोजीनस ग्रुप लेते हैं। वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू रिलेटिवली होमोजीनियस ग्रुप कॉल्ड स्ट्रेटा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटा कहते हैं। Either we select at random from each stratum a specified number of element corresponding to the proportion of that stratum in the population as a whole, or we draw an equal number of elements. हम लोग जो स्ट्रेटा बनाते हैं होमोजीनियस ग्रुप का, वहाँ से हम रैंडमली कोई स्पेसिफाइड नंबर पिक करते हैं या फिर हम लोग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहाँ से लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग गारंटीज दैट एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज ए चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। यहाँ पे क्या होता है कि हर एलिमेंट का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का।
व्हेन टू यूज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग फ्रेंड्स, व्हेन डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड वी विश टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट। जहाँ पे जो पॉपुलेशन होता है वो डिफरेंट साइज और डिफरेंट ग्रुप में डिवाइडेड होता है, वहाँ पे हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं। और क्लस्टर सैम्पलिंग हम लोग कहाँ पे करेंगे? वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स और क्लस्टर, वहाँ हम लोग उसको होमोजीनियस ग्रुप को क्या बोल रहे थे? स्ट्रेटा बोल रहे थे, और हेट्रोजीनियस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लस्टर बोलेंगे। एंड देन सिलेक्ट ए रैंडम सैंपल, और उसके बाद वहाँ से एक रैंडम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। Comparison of stratified and cluster sampling. We use stratified sampling when each group has a small variation within itself, but there is wide variation between the groups. हम लोग stratified sampling कब करते हैं? जब हर ग्रुप में small variation होता है, लेकिन जो ग्रुप के बीच में जो है, मतलब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। और क्लस्टर सैम्पलिंग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? ये ठीक इसका ऑपोजिट केस है। व्हेन देयर इज कंसिडरेबल वेरिएशन विद इन ईच ग्रुप बट द ग्रुप्स आर इसेंशियली सिमिलर टू ईच अदर, जबकि विद इन ग्रुप जो है वेरिएशंस ज़्यादा होते हैं और अलग अलग ग्रुप में सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम लोग क्लस्टर सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए स्टैटिक्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ ए पर्टिकुलर साइज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑल पॉसिबल वैल्यूज है किसी भी सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से ड्रॉ करते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दो टेबल दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका बॉय का हाइट दिया हुआ है ABCDE 160 cm, 162 cm, 164 cm, 170 cm, 156 cm। तो इनके जो मैक्सिमम पॉसिबल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वे है वो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप से हम लोग इसको ले सकते हैं, जिसमें कैसे हम लोग ले रहे हैं ABCBCDCDE ऐसे करके हम लोग जितने पॉसिबल वे हैं उतना उसको बनाया है। तो अब ABC में A का 160, B का 162 और C का 164 यहाँ पे लिया। ये तीनों का मीन निकाला, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मीन आएगा। ठीक उसी तरह सबके किए गए हैं और सबका यहाँ पे मीन लिया गया है। तो इसी को, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आया इसी को हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। सिमिलरली स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल प्रोपोर्शन। जैसे हम लोग फ्रेंड जो एक सैंपल लेते हैं किसी भी पॉपुलेशन से, तो उसका जो डेविएशन होता है उसके मीन का, तो दोनों के मीन के जो डेविएशन है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रह जाता है, तो उस डिफरेंस को ही हम लोग स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। Thus, the standard error deviation of the distribution of a sample statistics is known as standard error of the statistics। जो हम लोग सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में जो थोड़ी बहुत जो एरर हो जाती है, जो डेविएशन रहती है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इसको स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए यहाँ पे मेथड दिया है इन्फिनिट पॉपुलेशन के लिए, ये इन्फिनिट पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई √n, जहाँ पे सिग्मा जो है वो हमारा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है और n जो है वो सैंपल का साइज है, मतलब कितना हमने सैंपल ले रखा है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाया है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पॉपुलेशन यहाँ पे 600 दिया हुआ है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, और सैंपल साइज जो है 10 दिया हुआ है। सो सैंपल साइज 100 है, 100 का जब हम रूट निकालेंगे फ्रेंड तो 10 होगा। तो 600 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 60। अभी एक और इक्वेशन इसमें होता है फ्रेंड जेड वैल्यू निकालने का। तो जेड वैल्यू निकालने का इक्वेशन होता है हम लोग सैंपल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर हम लोग लेते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। यहाँ पे 2z वैल्यू दिया हुआ था
एक 1900 और एक 2050। और हमारा पॉपुलेशन का मीन जो है वो 2000 है। पॉपुलेशन का मीन हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो हम लोग इसे z की वैल्यू निकालेंगे। तो z इजकल टू मीन 1900 के लिए 1900 माइनस 2000 डिवाइडेड 60। इसको हम लोग ये 60 यहाँ का है फ्रेंड, 60 जो हमारा आया। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.67। ठीक उसी तरह अगर मीन का वैल्यू जो है 2050 है तो z का वैल्यू आएगा 2050 माइनस 2000 डिवाइडेड 60 इजकल टू 0.83। इसको हम लोग ये सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ से समझेंगे फ्रेंड। ये हमारा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें जो हमारा पॉपुलेशन का मीन है दैट इज 2000 और 2000 पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाला है। एक हमने 2000 से लेस लिया दैट इज 1900 और ये हमारा 1900 पॉइंट हो गया और ये जो हमारा पॉइंट है दैट इज 2050। तो इसी को ग्राफ के थ्रू बताया गया है। अब यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है z वैल्यू 1.67 और 0.83, इसको हम लोग z वैल्यू टेबल से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए z वैल्यू का दिया हुआ है -1.67 का दिया है 0.4525 और हमारा 0.83 का दिया है 0.2967। ये देखिए चैप्टर के एंड में हमारा z वैल्यू टेबल दिया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ इसको हम लोग कैसे देखते हैं। ये देखिए ये हमारा z वैल्यू टेबल है। तो यहाँ पे हमें देखना है 1.67। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे है 1.6 और 1.6 का हम लोग 0.07 में देखेंगे। तो ये हमारा पे यहाँ पे आया देखिए 0.4525 और एक हमारा क्या था, एक हमारा है 0.83। 0.8 में हम 0.03 का देखेंगे। तो ये हमारा 0.8 है और ये हमारा 0.03 है। तो ये हमारा हो गया 0.2967। तो 4525 और 2967 देखिए यहाँ पे दिया है 0.4525 और 0.2967। इफ वी ऐड दिस टुगेदर वी गेट 0.7492। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे -1.67 की वैल्यू और प्लस 0.83 की वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे। इसको हम लोग ऐड क्यों करेंगे फ्रेंड, वो देखिए यहाँ पे आपका बुक में दिया हुआ है कि इफ द वैल्यूज हैव द सेम साइन, अगर दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं देन वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वैल्यू इन द टेबल। On the other hand, if the values have opposite signs, we add the values obtained from the table. अगर दोनों अपोजिट साइंस है मतलब एक प्लस है और एक माइनस है तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, और अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, एक प्लस है और एक माइनस है तो इसीलिए इसको ऐड किया। तो ऐड करने पे हमारा वैल्यू आया 0.7492। तो एज द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट द सैम्पल मीन विल लाई बिटवीन ₹1900 एंड 2050। तो जो प्रोबेबिलिटी है जो सैंपल मीन का हमारा जो 1900 से 2050 के बीच में पड़ेगा वो है 0.7492। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पलिंग फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशंस। When the population is normally distributed, the sampling distribution of the mean is also normal। अगर हमारा population जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है उसका मीन जो है ऑलवेज नॉर्मल आएगा। लेकिन कभी कभी पॉपुलेशंस जो होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, तो इन दैट केस क्या होगा। इसके लिए फ्रेंड्स देखिए ये दो टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। एक में टायर लाइफ इन मंथ्स दिया है कार्ल, डेबी, एलिजाबेथ, फ्रैंक, जॉर्ज 3, 3, 6, 9, 15। वैसे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सैंपल मीन दिया हुआ है टायर का। यहाँ से जितने भी पॉसिबल वे आउट थे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के वो सारे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किए गए हैं और ये सैंपल डेटा बनाए गए हैं। जैसे EFG, E में 6 है, F में 9 है, G में 15 है। तो 6 + 9 + 15 इसका सैंपल मीन निकाला 30 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 10। इसी तरीके से ये सारे को निकाला है। तो अब देखिए फ्रेंड्स एक तो ये जो नॉर्मल पॉपुलेशन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला और एक ये प्रोबेबिलिटी से निकाला। तो दोनों में टोटल लाइफ जो है दैट इज 36। ये सारे को ऐड किया तो 36 आया और इसका मीन निकाला यानी 1, 2, 3, 4, 5 36 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 7.2 मंथ्स आ रहा है।
और ठीक वैसे यहाँ पे इन सारे को ऐड किया सैम्पल मीन को, तो 72 आया टोटल। और टोटल को फिर ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से इसको डिवाइड किया तो मीन आया 7.2 मंथ्स। तो यहाँ भी मीन 7.2 मंथ्स आ रहा है, यहाँ भी 7.2 मंथ्स आ रहा है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि द पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द मीन ऑफ सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टिल इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी है तो भी पॉपुलेशन मीन और उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, दोनों का मीन जो है वो इक्वल ही आएगा। अभी नेक्स्ट है फ्रेंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है? दिस रिलेशनशिप बिटवीन द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द शेप ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज कॉल्ड द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। यहाँ पे देखिए फ्रेंड एक ग्राफ दिया हुआ है, ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसमें सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल अर्निंग ऑफ ऑल बैंक टेलर्स विद 5 years एक्सपीरियंस इज एज सोन बिलो इन फिगर 13.4। दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन ऑफ ₹19,000। इसका डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है? 19,000 है। एंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ₹2,000 इफ वी ड्रॉ ए रैंडम सैंपल ऑफ 30 टेलर्स, what is the probability that their earning will average more than ₹19,750 annually? तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है इससे। अगर 30 टेलर्स का रैंडम सैंपल लिया जा रहा है तो 19,750 एनुअली का अर्निंग का क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, मतलब कितने लोग 19,750 अर्न कर सकते हैं। 19,750 से ज़्यादा, तो ये हमारा 19,000 है और ये हमारा 19,750 है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये है वो हमारा जो है वो 19,750 से एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन पहले निकालेंगे। हमारा जो मीन था पॉपुलेशन का वो 2000 दिया हुआ था और सैंपल हमने 30 लोगों का लिया था। तो हमारा फ्रेंड स्टैंडर्ड एरर है 365.16। Because we are dealing with a sample distribution, we must now use the equation for z value। तो z value के लिए हम लोगों ने सैंपल का मीन, पॉपुलेशन का मीन, फ्रेंड्स ये 2000 जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, मैंने इसको पॉपुलेशन का मीन बोल दिया, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड डेविएशन का है। तो 2000 डिवाइडेड बाय 30 हमारा आया इक्वेशन 365.16। वैसे यहाँ पे अब हम z की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जो सैंपल का मीन था वो 19,750 बोल रहा है और हमारा पॉपुलेशन का मीन जो है 19,000 मिला डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारी z की वैल्यू आई 2.05। अब 2.05 से हम z की वैल्यू टेबल देखेंगे 2.05 में z की वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये हमारा फ्रेंड 2.0 और इसका हम लोग 0.05 में देखेंगे, ये हो गया 0.4798। तो ये यहाँ पे दिया है देखिए 0.4798। तो अब हम लोग फ्रेंड इसमें निकालेंगे कि हमारा जो पूछ रहा है कि 19,750 से ज़्यादा अर्निंग करने वाले लोग की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इस पूरे को हम लोग 1 मानेंगे तो 1 का हाफ हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा। अब हमारी z की जो वैल्यू आई है वो आई है 4.4798। तो जो एरिया बिटवीन द मीन एंड द राइट हैंड टेल वो हमारा 0.50 है। अब 0.50 में से अप टू 19,750 जो थी दैट इज हम लोग 0.4798 हमारी z वैल्यू टेबल से आ गई। अब 0.5 से हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो एरिया है जो कि 19,750 से ज़्यादा है वो हमारा 0.202 आएगा। तो देखिए ये जो है हमारा ये 0.5 है, हमारी z की वैल्यू अप टू 19,750 है 0.4798। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है हमारा वो 0.4798 हो गया और 0.202 जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा वैल्यू होगा। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर क्या हो जाएगा 0.202। ठीक है,
तो ये लगभग कितना होगा 2%, यानी कि 2% चांसेस हैं एवरेज अर्निंग के, जो कि 19,750 से ज़्यादा के होंगे। और फ्रेंड ये न्यूमेरिकल देखिए, इन ए सैम्पल 25 ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारा एन कितना है 25 है, मीन 98.6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 17.2 है। तो हमें व्हाट इज प्रोबेबिलिटी 92 लेस देन एक्स का मीन इज लेस देन 102, मतलब एक्स का मीन 92 से ज़्यादा और 102 से कम होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी गिवन अ सैंपल ऑफ 36। पहले 25 पे निकालना है, फिर 36 पे निकालना है। तो हम स्टैंडर्ड एरर पहले निकालेंगे। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय सैंपल नंबर का रूट। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 17.2 है, 17.2 हमने ले लिया, सैंपल 25 था तो इसका 5 हो जाएगा, तो 17.2 में 5 से डिवाइड किया तो 3.44। अब हम लोग इसकी जेड वैल्यू निकालेंगे। जेड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एक्स का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। और वैसे ही एक्स का मीन यहाँ पे 92 मीन है और यहाँ पे 100 मीन है, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे 102 दिया हुआ है तो ये 102 होगा। तो 92 माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर और 100 माइनस पॉपुलेशन का मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा ये 19.2 आएगा, ये 0.99 आएगा। फिर जेड वैल्यू टेबल से हम जेड की वैल्यू लेंगे, तो एक फ्रेंड माइनस में है और एक प्लस में है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो दोनों को जेड वैल्यू को प्लस करने से हमारा इक्वेशन ये आता है। ठीक वैसे ही तरह अब एन हम अगर 36 लेंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड एरर है वो चेंज हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड एरर कितना हो जाएगा हमारा 17.2 डिवाइडेड बाई √36, तो 36 का होगा 6, तो 17.2 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड एरर आएगा 2.87। तो अब ठीक 92 और 102 पे इसको फिर निकाल दिया, 92 माइनस 98.6 डिवाइडेड बाई 2.87 एंड 100, यहाँ भी गलती दी है, ये 102 होगा फ्रेंड्स, 102 माइनस 98.6 डिवाइडेड बाई 2.87, तो ये आया -2.30 और ये आया 1.18। दोनों की जेड वैल्यू से हम लोग ये लेंगे, तो ये दोनों, ये माइनस में है ये प्लस में है, इसलिए यहाँ पे माइनस छोड़ा हुआ है फ्रेंड देखिए। तो माइनस और प्लस को जब हम करेंगे अपोजिट साइन तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू आएगा 0.8703। सेकेंड क्वेश्चन भी उसी तरह से, इसका आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अभी दे रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन सैंपल साइज एंड स्टैंडर्ड एरर। तो सैंपल साइज और स्टैंडर्ड एरर में जो रिलेशन है फ्रेंड्स वो यही है कि यहाँ पे देखिए n जो है 10 है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर हमारा 31.63 आ रहा है। और वहीं पे अगर n की वैल्यू हम लोग ज़्यादा लेते हैं, मतलब ज़्यादा हम लोग सैंपल सेलेक्ट करते हैं, 100 लेते हैं, तो हमारा जो स्टैंडर्ड एरर है वो 10 है। मतलब अगर सैंपल का नंबर कम है तो हमारी स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा आ रही है, और अगर सैंपल की नंबर हमारी ज़्यादा है तो हमारी जो एरर की वैल्यू है वो कम होगी। वही देखिए यहाँ कह रहा है कि वी इंक्रीज्ड आवर सैंपल साइज फ्रॉम 10 to 100, द स्टैंडर्ड एरर ड्रॉप्ड फ्रॉम 31.63 to 10। तो सैम्पलिंग मोर आइटम्स विल डिक्रीज द स्टैंडर्ड एरर। अगर हम लोग ज़्यादा आइटम की सैंपल लेते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड एरर जो है वो कम आएगा। अब अभी तक तो फ्रेंड्स हमने इन्फिनिट पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एरर निकालने का मेथड देखा। अब अगर हमारे पास फिनिट पॉपुलेशन है तो उसकी हम लोग स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फिनिट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर होती है फ्रेंड्स, वो ये है स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस 1। ये जो कैपिटल N है दैट इज साइज ऑफ द पॉपुलेशन, और जो स्मॉल n है दैट इज साइज ऑफ द सैंपल। और ये जो n माइनस n डिवाइडेड बाय n माइनस n है, इसी को हम लोग फिनिट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको निकाला है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो साइज़ है दैट इज़ 25 और सैंपल का साइज़ है 5, और जो हमारा टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 75 इम्प्लाइज दिया है। तो 75 डिवाइडेड बाई n हमारा 5 है, तो 5 का रूट और कैपिटल N इज 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 1। इसको सॉल्व करने से हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन ऑफ ए फिनिट पॉपुलेशन कितना आया 29.8।
वैसे ये दूसरा भी निकाला है। यहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन का साइज़ है 1000 दिया हुआ है और सैंपल का साइज़ है 20। तो n-1 हमारा पॉपुलेशन मल्टीप्लायर निकालने के लिए, फिर 1000 में से 20 गया 980, 1000 - 1 999, दोनों को डिवाइड करके रूट हमने निकाला तो 0.99। तो when the sampling fraction is small, the standard error of the mean for finite population is so close to the standard error of the mean for infinite population that we might as well use the same formula for both. फ्रेंड, जब हम लोग सैम्पलिंग देखते हैं तो जो फिनिट पॉपुलेशन का अगर जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग फ्रैक्शन वो 0.05 से अगर कम होता है तो हम लोग वहाँ पे फिनिट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का यूज़ नहीं करते हैं। जहाँ पे 0.05 से उसका फ्रैक्शन ज़्यादा आएगा वहीं पे हम लोग फिनिट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का यूज़ करेंगे। उसी को फ्रेंड बोल रहा है कि लॉ ऑफ डिमिनाइशिंग रिटर्न, उसी को कहते हैं कि सो मच मनी इंक्रीजिंग, ये चीज़ कि अगर हम लोग जो फ्रैक्शन है वो बहुत कम आ रहा है तो हम लोग वहाँ पे फिनिट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दैट इज लॉ ऑफ डिमिनाइशिंग रिटर्न। और इससे क्या होता है फ्रेंड कि सो मच मनी इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज टू गेट दिस रिजल्ट। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा सैम्पल साइज को हम लोग अगर टेस्ट करते हैं तो हमारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होगा। तो दैट्स एग्जैक्टली वाई स्टैटिशियन फोकस ऑन द कंसेप्ट ऑफ द राइट सैम्पल साइज। तो इसीलिए हम लोगों को और जो स्टैटिशियन होते हैं वो फोकस करते हैं कंसेप्ट ऑफ राइट सैम्पल साइज में। मतलब हमें जब भी सैम्पल साइज लेना है वो हमें राइट लेना है, तो हमारा टाइम भी बचेगा और मनी भी बचेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सैम्पलिंग मेथड का चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगी। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और थम्स अप और थम्स डाउन की बटन को प्रेस करके आप हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग आवर चैनल फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।